हेलो नमस्कार। बेहद खास मुलाकात आज हमारे साथ इस बेहद खास मुलाकात में मौजूद हैं ऑप्टिमा मनी के फाउंडर पंकज मटपाल जी। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है इस खास पॉडकास्ट में। अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करते हुए। और आज की बातचीत ना बड़ी दिलचस्प होने वाली है। मतलब ये बातचीत अमूमन शायद इस तरह की बातचीत लोगों ने कम सुनी होगी। हम थोड़ा सा आपसे थोड़ा सा पर्सनल भी होंगे। मेरी जो खुद की भी जिज्ञासाएं हैं वो भी मैं आपसे सवाल पूछूंगा और तमाम बातों को बहुत तसल्ली से आज बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है जब रुपयों पैसों की, तो ठीक है, मतलब उसके साथ फिनांस वर्ड तो जुड़ा हुआ है। आप सभी भी फिनांस वर्ड यूज करते हैं, लेकिन इसके साथ इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो एक चीज जुड़ी हुई है उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो पैसा न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली अगर हम देखें तो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? प्रशांत जी नमस्कार और धन्यवाद आपका। ये मौका मिला, हम लोग डेफिनेटली कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी कुछ सीख मिले। जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपका एक्सपीरियंस है, उससे डेफिनेटली किस तरह से पैसा बन सकता है, बढ़ाया जा सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। पर आपने जो सवाल अभी कहा कि इमोशनली कितना इम्पोर्टेंट है, देखिए मेरे हिसाब से पैसा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़िंदगी में जितना इम्पोर्टेंट वेल्थ है, या मैं कहूँ जितनी हेल्थ है उतनी ही वेल्थ भी है। क्योंकि अगर अच्छा स्वास्थ्य है और पैसा नहीं है तो तब भी आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। और अगर आपके पास में पैसा है और हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी उस पैसे को इंजॉय नहीं कर पाएंगे। मतलब पैसा है और हेल्थ अच्छी नहीं है तो सही आप, बात मतलब होता ही है ना कि डॉक्टर बोल देगा आप ये खा नहीं सकते, ये आप कर नहीं सकते, है। आप, है ना, तो फिर क्या करोगे। वैसा ही है कि आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन पैसा ही नहीं है करने के लिए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। और कहीं ना कहीं इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसके हमारे साथ इसका जो पैसे का जो रिश्ता है और वो बेहतर कैसे बनेगा, ये बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब चूंकि आपके साथ इस तरह से बड़ी अलग तरह की चर्चा हो रही है, तो पंकज सर, मैं आपके तजुर्बे से ये जानना चाहूँगा कि आपने अपनी पूरी जर्नी में, मतलब मेरे ख्याल से बड़े बड़े घटनाक्रम देखे हैं, बड़ा बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट देखा है, इन्वेस्टर बिहेवियर को चेंज होते हुए भी देखा है। सबसे बड़ा फर्क आप क्या देखते हैं, मतलब अपनी पूरी यात्रा में, मतलब क्या स्थिति पहले थी इन्वेस्टर अप्रोच में और अब क्या बदली है? देखिए जहाँ तक सवाल है बिहेवियर का, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है पर अभी बहुत गैप है। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि पहले से अब में क्या है, दो तीन चीज़ें हैं। अगर हम बात करें असेट क्लास की, तो शेयर मार्केट भी बहुत पुराना है, कोई नई बात तो है नहीं। और गोल्ड तो खैर, मतलब मेरे हिसाब से जितनी पुरानी सभ्यता है उतना पुराना लोगों का लगाव है गोल्ड से, है ना। मतलब सोने की मुद्राएं दिया करते राजा महाराजा, ऐसे हम पहले से या माइथोलॉजी में भी पढ़ते हैं। तो सोने का चलन तो बहुत पहले से था ही था। तो सोने के प्रति तो खैर लोगों को पहले से प्यार था। स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो पहले से बहुत लगाव था। उसके अलावा हम बात करें अगर, जैसे जो सेविंग्स के और इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहाँ भी लोग करते थे। ज़मीन जायदाद पहले से रहा है और शेयर मार्केट में भी कोई नई बात नहीं है। बट हाँ, बात यह है कि शेयर मार्केट के प्रति लोगों का विश्वास वो समय के साथ बढ़ा है ना। समझदारी बढ़ी है। और दूसरी बात, बिकॉज ऑफ रेगुलेशन लोगों को भरोसा ज़्यादा हो गया उसके ऊपर। और दूसरी बात ये भी है कि अब जो प्रोडक्ट बने, जैसे हम बात करें सोने की, तो पहले कैसे था, सोना लोग खरीदते थे, पर प्योरिटी कैसे चेक करनी है उसका नहीं पता है। उसको लेके काफ़ी स्टैंडर्ड्स तैयार हुए। उसके अलावा खरीदने का तरीका बदला। जैसे कि पहले सोना आप फिजिकल गोल्ड खरीदते थे, आज बहुत सारे विकल्प हैं आपके पास में सोना खरीदने के। ऐसे शेयर मार्केट की हम बात करें तो पहले शेयर लेते थे, बट उसको एक म्यूचुअल फंड के जरिए या फिर पीएमएस के जरिए उसमें पार्टिसिपेट करना, इस तरह प्रोडक्ट डिजाइन हुए। तो समय के साथ इंप्रूवमेंट हुआ, लोगों का भरोसा जागा हर एसेट क्लास के प्रति। तो ये चीज़ है। पर आपने दूसरी बात कही थी बिहेवियर को लेकर। बिहेवियर के बारे में देखिए, हम इमोशनल हैं। अगर ह्यूमन बीइंग है तो इमोशंस तो हैं ही हैं। और उसका ही एक नतीजा होता है कि शायद कई बार चीज़ सही होती है पर आपका डिसीजन गलत होता है। मतलब एंट्री गलत टाइम पे होती है, एग्जिट गलत टाइम पे हो जाता है। फियर एंड ग्रीड जो होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है, जिसकी वजह से डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये इमोशनल जो बायसेस हैं वो काफ़ी हद तक अभी भी बहुत हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाते। अदरवाइज
जो मैंने कहा कि रेगुलेशंस, चाहे आप मतलब बैंकिंग में कहिए आरबीआई की बात कीजिए, चाहे आप सेबी की बात कीजिए, है ना, पीएफआरडी की बात कीजिए, सभी रेगुलेटर्स ने बहुत चीज़ें ऐसी की हैं कि इन्वेस्टर्स के हित में काम होता है। पर समस्या वहीं पे होती है कि जो आपके इमोशंस हैं वो तो आप ही के हैं, तो जो डिसीजन गलत हो जाते हैं ना इमोशनल बायसेस की वजह से, वो एक प्रॉब्लम है। सर, आपने डिसीजन की बात की, गलत डिसीजन की बात की, आ, गलत चुनाव भी हो जाते हैं, गलत, जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट्स के भी सिलेक्शन गलत हो जाते हैं। आपके हिसाब से कि सुधार की गुंजाइश किस में ज्यादा रहे, मतलब गलत डिसीजन में सुधार की गुंजाइश बनी रहती है या गलत प्रोडक्ट्स वाले में सुधार की गुंजाइश ज्यादा है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल है। आपने कहा कि डिसीजन गलत हो जाते हैं, ये हो सकता है। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक तो आपने गलत प्रोडक्ट चुन लिया, और दूसरा जो मैं बात कर रहा था, गलत समय पर आपकी एंट्री हो गई या एग्जिट हो गया, कि वो भी बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। तो पहले बात करते जो आपने कहा कि गलत हो गया। देखिए, आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, गलती से मालूम चला, मतलब गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं। जितनी देर करेंगे उतना ही नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको लंबा सफ़र तय करके वापस आना होगा। तो जहाँ आपको मालूम चल जाए कि भई ये गलती हुई है, वहीं पर सुधार कर लेना चाहिए। तो अगर आपने किसी ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया है जो कि सूटेबल नहीं है, हो सकता है प्रोडक्ट अच्छा भी हो, पर वो आपके लिए सूटेबल नहीं है ना? वो आपके रिस्क एपेटाइट से मैच नहीं करता है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है जिसलिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे मैच नहीं करता है। कोई भी बात हो सकती है, तो जितनी जल्दी आपको समझ में आए उतनी जल्दी निकल जाना चाहिए। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका लॉस भी हो रहा है उसमें, तो भी आपको लगता है कि यहाँ से अगर लॉस बुक कर ले, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, पर अगर मैं दूसरा जो प्रोडक्ट मेरे लिए सूटेबल है उसको बाय कर लूँगा, तो मेरा जो ये लॉस है वो भी रिकवर हो जाएगा, और मेरा जो गोल है वो भी अचीव होने की उम्मीद बढ़ जाएगी। तो इसके लिए गलत ट्रेन में चढ़े हो तो फिर वो चलते मत जाओ, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से उतर कर वापस आ जाइए। सर, हमने गलत डिसीजन, गलत प्रोडक्ट के चुनाव, इनको समझ लिया, ट्रेन से कब उतरना है, कब छोड़ देनी है ट्रेन, ये भी समझ लिया। लेकिन इतने सालों के अपने अनुभव में आपने फैक्टर्स क्या देखे हैं जो इन्वेस्टर के डिसीजन को बहुत जल्दी प्रभावित करते हैं? देखिए, बहुत सारे इमोशनल बायसेस होते हैं, बट अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो ग्रीड एंड फियर है। क्या होता है कि चाहे मैं बोलूँ कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, इन्वेस्टर कई बार किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट नहीं करता, और सब आके बोलते हैं यार मैंने तो सोने में इन्वेस्ट किया था या चांदी में किया था, या जो भी एसेट क्लास में तेजी है, उसको लगता है यार सबने तो पैसा बना लिया, मेरा रह गया। अब जब करना था तब नहीं किया हुआ है, बट अब लगता है कि यार सबने किया मैंने नहीं किया, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट है तो मैं भी कर लेता हूँ। तो तेजी जब हो चुकी है तब एंटर कर लेते हैं। या ऐसे हम बात करें किसी भी एसेट क्लास की या फिर मार्केट कैप की बात करें, जब देखा कि स्मॉल कैप में बहुत तेजी हो गई, तो आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे पहले, आप सारा पैसा स्मॉल कैप में ही डाल दिया। तो इस तरह की बातें होती हैं जो कि कह सकते हैं रिसेंसी बायस की वजह से, कि रिसेंट में जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। या फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैंने बोला फोमो होता है कि भाई सबका पैसा बना, मेरा नहीं बना तो मैं अब एंट्री कर लेता हूँ, और ये गलत हो जाता है। दूसरी बात, फियर का मतलब ये है कि जैसे मार्केट में गिरावट आई तो आप निकल गए वहाँ से, तो एक तो एंट्री गलत टाइम पे होना, और फिर उसके बाद आप डर के मारे निकल जाते हो। और देखिए, पैसा हमेशा देखा है हमने तभी बनता है जब उस माहौल में आप इन्वेस्ट करते हो जब लोग डरे हुए होते हैं। तो जब ना बिल्कुल मार्केट में मंदी होती है, कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा होता है, आपको लगता है मार्केट बहुत गिर गया है, अगर आपने एंट्री वहाँ पे कर ली तो लॉन्ग टर्म में आपका फायदा होना ज़्यादा पॉसिबल लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मार्केट टाइम कर सकते हो, मार्केट में आपने जब इन्वेस्ट किया और गिरावट का समय चल रहा है, आपने जहां इन्वेस्ट किया वहां से थोड़ा बहुत और गिर सकता है, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। ये कोई नहीं जानता कि आज का दिन ही है जिस दिन ये बिल्कुल बॉटम आउट हो गया है, बट आपने एंट्री कर ली, थोड़ा बहुत और भी गिर गया, बट समय है आपके पास में, लंबा समय है, तो आप उम्मीद कीजिए कि आपका जो अगर थोड़ा बहुत लॉस होगा भी रिकवर होगा और फायदा भी ज़्यादा होगा। तो तेजी के मार्केट में एंट्री करने से, मंदी के मार्केट में अगर एंट्री करेंगे पर आप लॉन्ग टर्म तक वेट करेंगे कि जब वो तेजी आएगी तब मैं इसको प्रॉफिट जो है तब इसका मतलब फायदा लूंगा, तो आप देखिए कितना पैसा बनेगा। तो एक तो चीज़ ये वाली बात है। दूसरी बात क्या होती है ना, ये सब चीज़ें हो भी नहीं पाती हैं। तो मेरे हिसाब से जो ये ग्रीड एंड फेयर की हम बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अगर कोई भी इन्वेस्टिंग मॉडल बना ले कि भाई किस तरह से अपने गोल के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से एलोकेट करना है, तो मेरे हिसाब से ये जो ग्रीड एंड फेयर है ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम बातें कितनी भी करें, पर बिकॉज ह्यूमन बीइंग है तो इमोशंस तो रहेंगे रहेंगे। और मैं आज ये बातें कर रहा हूँ, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हुई हैं इन्वेस्टमेंट में,
जो आज लगता है कि अगर वो टाइम होता तो मैं ऐसा करता, है ना, ऐसा कर सकता था। तो ये हर एक के साथ होता है। तो मेरा कहना तो ये है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं मॉडल बनाइए, उस मॉडल के हिसाब से कीजिए। और वो मॉडल भी जो है वो ये नहीं कि आपको ऐसा लगता है कि ये सही है, वो सच में वो सही होना चाहिए, है ना। तो उसकी जानकारी होना या किसी से हेल्प लेके वैसा करना, क्योंकि कई बार तो क्या तेजी के मार्केट में ऐसा होता है कि हर एक को लगता है मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ, सही बात है ना। तब तो जब तेजी होती है ना तो उस वक्त तो सबको लगता है कि मैं रिस्क ज़्यादा ले सकता हूँ, है ना, मैं तो रिस्क एपेटाइट बहुत हाई है मेरा। और उस वक्त सबको लगता है मुझे नॉलेज अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बहुत जानता हूँ। पर जब माहौल थोड़ा सा अलग होता है तब उस बात का एहसास होता है कि किस तरह से क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से कुछ एक रूल बेस्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पंकज सर ये भी है कि लेट इन्वेस्टमेंट में एंट्री करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि हमें तो इतनी जानकारी नहीं थी, हमने बड़ा लेट किया। फिर क्या ऐसे व्यक्तियों की जो पूरी फाइनेंशियल जर्नी है वो उसका अप्रोच अलग हो जाता है? देखिए, जब जागो तभी सवेरा। तो ये बात तो सही है कि आपने अगर जल्दी किया होता फ़ायदा ज़्यादा होता, है ना। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने समय के लिए कर रहे हैं। जितना लंबा समय होगा उतना ही आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। पर जैसा आपने कहा कि आप नहीं कर पाए, कोई भी वजह हो सकती है, जानकारी नहीं थी या हो सकता है कि रिसोर्सेज नहीं थे, पैसा ही नहीं था पहले करने के लिए, क्या करेंगे, है ना। तो अप्रोच क्या होनी चाहिए? अब जैसे हम जानते हैं कि हमने पहले ही बात की इक्विटी मार्केट की, इक्विटी में शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव की संभावना रहती है और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना होती है। तो ऐसे में यदि आप देर में कर रहे हैं और ये सोच के कि भाई मैंने तो इक्विटी में इन्वेस्ट किया नहीं, आप कर लूँ, तो गलत हो जाएगा। फिर आपको करना तो चाहिए पर कम करना होगा ना। हाँ। और वो भी ऐसे फंड्स में जहां पर थोड़ा सा रिस्क कम हो, कंपेरेटिवली उतार चढ़ाव की संभावना कम हो, क्योंकि समय उतना नहीं है रिकवरी के लिए, है ना। तो अप्रोच तो चेंज होगी आपकी। दूसरी बात क्या होती है, समय लंबा होता है आपके पास में, तो कोई भी गलती हो जाए सुधारने का टाइम होता है, पर यहाँ पे टाइम नहीं है आपके पास। तो गलती कम से कम हो ये प्रयास होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब समय कम हो अप्रोच आपकी बदलनी ही चाहिए। तो उसके लिए आपका जो मॉडल है वो चेंज हो जाएगा, एलोकेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। लिक्विडिटी, जैसे आप अगर लंबे समय के लिए कर रहे हैं, आपको पता है मेरी इनकम है, कोई बात नहीं, अभी तो बच्चे की जो रेगुलर फीस है वो जानी हो तो मैं अपनी सैलरी में से अपनी इनकम जो रेगुलर इनकम हो रही है उसमें दे दूंगा। पर अब समय आ गया कि बच्चे की जो बड़ी फीस पे करनी, जब बात करते हैं ना कि हायर एजुकेशन की, प्रोफेशनल एजुकेशन, वो टाइम आ गया है। तो अब क्या करेंगे? अब तो मतलब आप अपना रिस्क नहीं ले सकते। सही बात। तो समय के अनुसार आपको डेफिनेटली अप्रोच चेंज करनी होगी। चॉइस ऑफ स्कीम्स, चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स आपके डिफरेंट होंगे, एलोकेशन डिफरेंट होगा। तो ये तो बिल्कुल आपको समय के अनुसार तय करना पड़ेगा। पंकज सर, जब हम इन्वेस्टर बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो हमें एक बात भी नहीं भूलनी होगी कि लोग आजकल ट्रेंड पकड़ते हैं। मतलब ट्रेंड मतलब डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल दुनिया में जो आ रहा है वो स्क्रॉल करते हुए लोग देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। अब उसमें से अधूरा ज्ञान ले रहे हैं, पूरा ज्ञान ले रहे हैं, ये तो उस दर्शक और उस इन्वेस्टर पे डिपेंड करता है। लेकिन एक जो चीज बड़ी कॉमन देखी जा रही है वो ये कि मार्केट भाग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनेगा, ठीक है। तो जो लॉन्ग टर्म वाला है वो बहुत जगह से एडवाइस ले रहा है और उसे ये तुलना वो करने बैठ जाता है कि साहब इन्होंने तो शॉर्ट टर्म में उतना पैसा बना लिया, अभी तो मेरा लॉन्ग टर्म जर्नी, मुझे तो इतना पैसा। तो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं और फिर क्या राय आप लोग देते हैं? कुछ सही कहा आपने। देखिए, अभी हम बात करते हैं ग्रीड की। ग्रीड ही है ना बेसिकली। जब पैसा आप देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में बहुत बन रहा है तो आप अपना पूरा जो मॉडल था या जो भी आपने सोचा था वो साइड में रख दिया और आप उसी तरह के एसेट क्लास में, उसी तरह के मार्केट कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अक्सर देखा जाता है। और जो आपने बात की, क्योंकि आजकल कल्चर रील का है, तो जब आप लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा एक ज्ञान मिलता है। पर शॉर्ट में क्या होता है, आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उसको। हो सकता है इन्फॉर्मेशन जो देने वाला है वो देना चाह रहा है बट बहुत शॉर्ट में दी गई है, तो आप शायद इंटरप्रेट सही से नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। तो यहाँ पे गलती होने के चांस बहुत हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये रील वगैरह ना एक चीज़ अच्छी है कि आपको वहाँ तक लेके आती है कि ये सब्जेक्ट है, इसकी भी कोई इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आ गया। अब वो रील के बेस पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, डिसीजन नहीं लेना है। उसके बाद मतलब वो हुक है कि आपको एक चीज़ मालूम चली कि भाई किसने बोला कि SWP एक अच्छा जरिया है रेगुलर इनकम पाने का, है ना। अब इसका मतलब क्या है? क्या वो ये कह रहा है कि मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है कि रेगुलर इनकम इसमें से आती रहेगी आपको, या कोई क्या कहना चाह रहा है? तो आपको ये मालूम चला SWP कुछ चीज़ होती है ना, एक रील में।
फिर आपने समझना है उस चीज़ को कि ये कैसे होता है, कैसे काम करता है, कौन सी स्कीम्स के लिए सूटेबल रहेंगी, कौन सा समय इसके लिए कैसा रहेगा, कितना मुझे विड्रॉ करना चाहिए। तो बहुत सारी बातें समझनी पड़ेंगी। बट आपने शॉर्ट में समझ लिया कि अभी आप SWP एक बहुत अच्छा जरिया है, बस उसके बाद आपने शुरू कर दिया यंग एज में ही SWP। बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जब भी बहुत सारे लोगों से पूछते हैं, समझते हैं, उसके बाद में अपने हिसाब से क्या चीज़ सही है और सच में जो आदमी एडवाइस दे रहा है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है, उसके आधार पर डिसीजन लेना चाहिए। और दूसरी बात एक और बताऊंगा प्रशांत जी, मैंने एक चीज़ देखी है, जब मार्केट में तेज़ी होती है उस वक्त इन्वेस्टर को अक्सर ऐसा लगने लगता है कि मैं तो रिस्क ले सकता हूँ। उसे जेन्युइनली लगने लगता है ऐसा कि मेरा रिस्क एपेटाइट बहुत बढ़ गया है ना। और जब मंदी होती है, नुकसान हो रहा होता है, उस वक्त लगता है कि नहीं नहीं मेरा रिस्क एपेटाइट पुअर है। आप किसी को पूछो कि मार्केट में बहुत तेज़ी है और दिखाई दे रहा है अच्छा रिटर्न्स बन रहे हैं, उस वक्त किसी को पूछोगे कि यार अगर मार्केट यहाँ से आपका नुकसान थोड़ा हो भी गया 5-10% तो क्या होगा, नहीं नहीं मैं रिस्क ले लूँगा, क्योंकि उसको लग ही नहीं रहा है कि ऐसा होगा, है ना। दिखाई दे रहा है कि ये तो बढ़ता ही जा रहा है, एक तरफ पता है, पर वो क्योंकि उस माहौल में दिमाग में वो डर नहीं आता है। फिर आप उसको पूछोगे अच्छा ठीक है 10% गिर गया, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसको आप बोलोगे यार आपने ना 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है और 1 लाख का 10% डाउन हुआ तो आपका 9 लाख ही बचेगा, तब समझ में आता है यार 1 लाख का लॉस हो रहा है। तो नंबर पे देखते हो तब समझ में आता है। तो कई बार क्या होते हैं कि आप कई चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाते हो। मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरे तो यूट्यूब चैनल पर कई ऐसे कमेंट आए कि वो अलग समय के हिसाब से अलग तरह के होते हैं। जैसे अक्सर जब मैं कोई कैलकुलेशन करता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इतना पैसा बनाने के लिए आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा, अब मुझे भी नहीं पता कि रिटर्न कितना मिलेगा, पर कैलकुलेशन करना है तो कुछ तो फिगर लेना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इक्विटी के हिसाब से हम क्या बोलते हैं कि एज्यूम कीजिए कि 12% की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ होगी, तो इतना एक्यूमुलेट करने के लिए आपको रेगुलर कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। एक कैलकुलेशन के लिए मैंने 12% ले लिया, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 12 ही मिलेगा ही मिलेगा। तो तेजी के मार्केट में कमेंट आते हैं कि सर आप तो हमेशा 12% की बात करते हो, पोर्टफोलियो कितना भी अच्छा हो आप तो 12% की बात करते हो इक्विटी में, मेरा पोर्टफोलियो तो 20% दे रहा है। भाई ये 20% दे रहा है, पहली बात तो ऐसा नहीं कि 20% देता रहेगा, तो समझने की कोशिश करो कि कैसा है। आजकल मार्केट मान लीजिए थोड़ा सा खराब हुआ तो कमेंट कैसे आते, अगर मैंने वही 12% बात की, कौन सा फंड दे रहा है आजकल 12%? अरे भाई आजकल नहीं दे रहा है, हम तो एवरेज की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। तो जैसा सिचुएशन होती है उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस हो जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। जब मार्केट में तेजी होती है तो इन्वेस्टर ओवर कॉन्फिडेंट होता है, जब मार्केट में मंदी होती है उस वक्त बहुत ज़्यादा डर जाता है, और यही एक प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो हमेशा कभी भी इस बात पे मत जाइए, आप हमेशा असेट क्लास की हिस्ट्री देखिए, असेट क्लास का जो असेट क्लास है उसको समझिए कि अगर ऐसा होता है कि सिल्वर एक साल में पैसा 3 गुना कर देगा। आपको मैं बताऊं, अभी मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन आया किसी का कि सर आपने 2 साल पहले एक सेशन लिया था और वहाँ पर बताया था कि पोर्टफोलियो में सिल्वर गोल्ड ये सब होना चाहिए, अपना लोकेशन होना चाहिए, तो क्या मैं भी करूँ सिल्वर में? और ये कब की बात है, जब सिल्वर का प्राइस 4 लाख रुपए पर केजी से ऊपर, 4 लाख से ऊपर चल रहा था, 4,20,000 के आसपास पर केजी का भाव चल रहा था। तो मैंने कहा मत कीजिए। सर आपने तो कहा था, मतलब आज कहा था, जिस वक्त चांदी का भाव क्या चल रहा था तब आपको समझ, मैं आज भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, बट आज आप पर्टिकुलर से नहीं पूछ रहे हो कि मैंने आपको समझाया था कि एसेट लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है। आज क्योंकि सिल्वर में आपने देखा कि आपके पास था नहीं और प्राइस बहुत बढ़ गया, आपको फोमो हो रहा है, इसके लिए आपको एसेट एलोकेशन समझ में आ रहा है। एसेट एलोकेशन हमेशा इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा एसेट क्लास कब अच्छा करेगा। तो आपको इसने बताया इक्विटी का नेचर है कि उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना होती है। सोना चांदी इसमें भी ऐसा ही है कि लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे एक इन्फ्लेशन को बीट करने की कैपेसिटी होती है। सिल्वर थोड़ा ज्यादा उतार चढ़ाव वाला देखा जाता है, गोल्ड की बात करें थोड़ा कंपेरेटिवली कम होता है, पर दोनों इन्फ्लेशन को बीट करने के आपके लिए ये सहायक हो सकते हैं। डेट जो है उसको स्टेबल माना जाता है, पर उसमें जो रिस्क मैंने बताया क्रेडिट रिस्क हो या इंटरेस्ट रेट रिस्क वो हो सकते हैं। तो इन एसेट क्लास का अपना इंपॉर्टेंट है, रियल एस्टेट भी ऐसा ही है। तो अपने गोल के हिसाब से, रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको डिवाइड करना चाहिए, बट इन्वेस्टर ऐसा नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो तेजी के मार्केट में मुझे सुनने को मिलता है सर आप तो कुछ भी हो 12% की बात कर रहे हो और मंदी के माहौल में कौन सा स्कीम है जो 12% दे रही है ना? तो भाई वो वही बात हो गई सर कि पहले मतलब हमारे जो पिता या हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अच्छा एक काम करो 60% से ऊपर लाओगे तो ये मिलेगा, या इतने नंबर लाओगे तो ये मिलेगा। अब
उससे ऊपर भी लाए लेकिन कुछ नहीं मिला। तो ये होता था कि साहब कि आपने तो ऐसे कहा था, तो शायद वो चैलेंजेस आप लोग के साथ भी है। अरे प्रशांत जी, किसी ने तो ये भी कहा एक बार मुझे कि सर आप तो स्कीम में बताया ही मत करो, 12% की बात करते हो तो किसी भी स्कीम में आ ही जाता है। ऐसा कमेंट भी मुझे देखने को मिला है, जहां पर मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ओवर कॉन्फिडेंस। उस टाइम पे मार्केट परफॉर्म कर रहा है, हर तरह की स्कीम परफॉर्म कर रही है म्यूचुअल फंड्स की। अगर स्मॉल कैप है तो ज्यादा रिटर्न है, लार्ज कैप है थोड़ा कम है, बट सबका अच्छा ही है। तो ऐसे माहौल में इन्वेस्टर मुझे कह रहा है कि आप क्यों स्कीम का नाम बता रहे हैं, आप तो 12% पे कैलकुलेट करते हो और इतना तो किसी भी स्कीम में आ ही जाता है, तो स्कीम तो हम डिसाइड कर लेंगे, तो आप खाली कैलकुलेट कर। अरे सर, मैं तो 12% भी नहीं कह रहा हूँ, वो तो मैं नंबर बता रहा हूँ आपको कि अगर कैलकुलेट करना है तो कैसे होता है। और दूसरी बात, हम अगर क्या बोलते हैं कि ब्रॉडर मार्केट, क्योंकि आप स्कीम किस तरह की है, सेक्टर कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा। पर अगर आप ब्रॉडर मार्केट की बात करो, निफ्टी 50 की भी बात करते हैं, तो आप लेके चलते हैं कि लॉन्ग टर्म में जो एक CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ देखी गई है, वो आपको 12% के आसपास की देखी गई है। और वहां पर भी आप निफ्टी 50 की बात करते हो, ज्यादा करके आप प्राइस इंडेक्स देखते हैं, पर जो डिविडेंड मिला होता है उन स्टॉक्स का, वो री इन्वेस्ट किया गया हो तो कितना आएगा, तो उसके लिए हम बात करते हैं TRI यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो अगर TRI की बात करेंगे आप, तो आपको मालूम चलेगा कि जो आप देख रहे हो प्राइस इंडेक्स कि निफ्टी कहां था कहां आया, पर जो निफ्टी के स्टॉक्स थे उनका जो डिविडेंड आया वो तो आ गया, उसका तो उसमें नहीं दिखाई दे रहा है अगर आप प्राइस इंडेक्स में देखेंगे। लेकिन आप अगर टोटल रिटर्न इंडेक्स की बात करते हो तो आपको मालूम चलता है कि वो पैसा भी अगर उसी भाव पे री इन्वेस्ट हुआ है तो कितना बना है ना। तो आप देखोगे तो अगर हम 12% की बात करते हो तो इससे करते हैं हिस्टोरिकली इस तरह की परफॉर्मेंस रही है। फ्यूचर की गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसा ही करेगा, बट आप कहीं से आपको अगर नंबर लेना है तो कुछ तो हिसाब से देखोगे ना। भाई मैं अगर ये बोलूं कि मुझे एडवांस टैक्स भरना है ना, तो ये तो मुझे भी नहीं पता कि अभी जून के महीने में बता पाऊं कि अगले साल के मार्च में यानी इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में कितना मैं कमा पाऊंगा वहां तक। सही बात, बट इसी बेस पे करूंगा कि ना, और यही गवर्नमेंट भी चाहती है कि लास्ट ईयर कितनी अर्निंग हुई थी उसके हिसाब से, और अभी मेरी कितनी हुई है पिछले कुछ महीनों में उसके हिसाब से मैं जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में एडवांस टैक्स भरता हूं, है कि नहीं। तो ये तो एक आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा ना कहीं ना कहीं से आपको, पर ये बात तो नहीं है कि वो 100% सही हो ही जाएगा। सही बात। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते समय कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए जिस वक्त सब चीजें सही चल रही हैं, और लालच भी मत कीजिए। ये एसेट एलोकेशन एक प्रिंसिपल है, इसको आप तब मत बताइए कि जब मार्केट में अब हो गया तो आपको याद आ रहा है, हाँ पंकज सर ने बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अब तो मुझे करना चाहिए, तो सिल्वर में मेरा मिस हो गया था, अब मैं इसमें कर लेता हूँ। बिल्कुल, तो शायद आप देखो ना 4 लाख के भाव में इसने कर लिया होता तो अभी क्या होता था। एक आखिरी सवाल सर, बहुत सारे लोग शायद ये हमारी बातचीत सुनते हुए, बहुत सारे ऐसे नए लोग होंगे जो शायद कल से अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट करेंगे, तो उन नए इन्वेस्टर्स को आप क्या टिप्स देंगे? देखिए, इमोशनल बायसेस जो हैं ये सबसे खतरनाक हैं आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो इसके लिए, और मैं कुछ भी आपको बताऊं, कहीं ना कहीं इमोशंस तो बीच में आते हैं, तो हमेशा आप रूल तय कर लीजिए, अपने गोल सेट कीजिए। जब गोल सेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म कौन से गोल कितनी अवधि के हैं, और उसके हिसाब से एसेट एलोकेशन। फिर मैं कह रहा हूं, भले ही आज सिल्वर ने, गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दे दिया है, फिर भी मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो 10, 15 या हो सकता है 20% तक आपका एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में मिलाकर हो जाए। फिर लॉन्ग टर्म की बात है तो इक्विटी में आपका एलोकेशन जो है वो 60-70% होना चाहिए, और बाकी थोड़ा आपका डेट में होना चाहिए। बट वहीं अगर बात कर रहे हैं कि 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी को भूल जाइए, फिर आपको पूरा पैसा डेट में रखना चाहिए। अगर आप बात करें 3 साल का मुझे इन्वेस्ट करना है, तो ऐसे में आपके पास थोड़ा इक्विटी, ज़्यादा डेट, थोड़ा गोल्ड, इस तरह का पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो आप रूल तय कर लीजिए कि आपके गोल के हिसाब से कैसा एलोकेशन हो, और फिर कुछ भी हो जाए, फिर चाहे वो सिल्वर आपको 3 साल में, 2 साल में पैसा डबल कर रहा हो, लेकिन आपको एलोकेशन चेंज नहीं करना है, क्योंकि रूल बेस्ड तरीके से इन्वेस्ट करेंगे तभी आप लॉन्ग टर्म में उसका फायदा उठा पाएंगे। ये बीच बीच में आप मार्केट को देखकर, परफॉर्मेंस को देखकर, अपने दूसरे जाने वाले लोगों के पोर्टफोलियो को देखकर अपने पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहेंगे तो यकीन मानिए वो होता है ना, कई बार हम देखते हैं कि कोई लाइन है जो तेज चल रही है ट्रैफिक में और कोई स्लो चल रही है, हम लाइन चेंज कर देते हैं, और जब चेंज करते हैं मालूम चलता है वही आगे रुक गई। और टोल नाके पे तो बहुत होता है ये, है ना, हम सब देखते हैं कि वो गाड़ियां यहाँ पे खड़ी हैं, ये वाली खाली जा रही है, मालूम एक गाड़ी आगे थी टोल पर, और उस गाड़ी का वो टोल पे पेमेंट नहीं हो पाया, उसने ही अटका के रख दिया, बाकी गाड़ियां निकल गई। तो इसे ध्यान रखिए कि हमेशा रूल बेस्ड तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। और अदरवाइज मैं एक और बात कहता हूँ,
आप खुद से तय नहीं कर सकते। तो आजकल तो बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे रहा था कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, ये ऐसी कैटेगरी हैं जहां पर फंड मैनेजर्स रूल बेस्ड तरीके से पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता। तो इस तरह के फंड से आप शुरुआत कीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए आप अपने हिसाब से, लेकिन ये सोच के करेंगे कि मैं समय समय पर करता रहूँगा। फिर आपको बहुत समझ है तो आप कोर एंड सेटेलाइट पोर्टफोलियो बना सकते हैं कि मेरा कोर पोर्टफोलियो ये है, थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, तब भी ठीक है। बट जो इन्वेस्टर्स ना ये टाइम के हिसाब से पोर्टफोलियो चेंज करते रहते हैं, तेजी के मार्केट में मतलब शहंशाह बन जाते हैं, आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में नहीं होता है फायदा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपका पोर्टफोलियो किसी म्यूचुअल फंड से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तेजी के मार्केट में, उसका एक अलग कारण है। मैंने ये देखा है कि जब मार्केट में 2021 से 2024 के बीच में तेजी थी, तो बहुत सारे इन्वेस्टर मुझे बोल रहे थे सर फंड मैनेजर्स क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, हमारे पोर्टफोलियो रिटर्न्स उसके रिटर्न बेटर आ रहे हैं। वो क्यों बेटर आ रहे हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड में रूल है कि आप किसी एक स्टॉक में 10% से ऊपर एलोकेट नहीं कर सकते, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं अगर वो डाइवर्सिफाइड फंड है। और आप अपने पोर्टफोलियो मान लीजिए कि मार्केट में उदाहरण के तौर पर रेलवे में तेजी है या फिर उस वक्त पर डिफेंस के स्टॉक्स में तेजी है और आपने डिफेंस और रेलवे के ही स्टॉक्स ले रखे हैं, तो आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहे होंगे। पर ये भी तो सोचिए कि जब मार्केट गिरेगा और मान लीजिए कि उस सेक्टर में उस थीम में गिरावट होगी, तो डाइवर्सिफाइड फंड कम गिरेगा, आपका ज्यादा गिरेगा। तो दोनों अलग ही चीज है। बिल्कुल। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप फंड मैनेजर्स से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो आप फिर खुद में फंड मैनेजर हैं। तो अगर आप फंड मैनेजर हैं तो बात अलग है, फिर अच्छा है, आप इसे प्रोफेशनल बना सकते हैं। बट अदरवाइज तो मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर्स वो शॉर्ट टर्म में कर सकता है, उसका अलग कारण बता दिया मैंने। बिल्कुल। बट अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो जो प्रोफेशनल्स मैनेज कर रहे हैं फंड्स को, उनके स्किल्स हैं, उनका काम ही वो है, उससे करना रिसर्च है, तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म में एक रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो से बेहतर परफॉर्म करने की कैपेसिटी रखते हैं। बिल्कुल सर, और मेरे ख्याल से कहते हैं ना कि ये एक तरह का पॉडकास्ट कम में पाठशाला रही है। हमने हर एक चीज़ को पकड़ा है और अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आने वाली कई बातचीत में हम आपसे बातचीत करेंगे और उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू अरिंद प्रसाद जी, बहुत मज़ा आया बात करके आपसे। थैंक यू। चलिए, तो हमारी कोशिश यही थी कि हम हर उन सवालों के पंकज जी से जवाब लें जो आपके मन में आ रहे होंगे या जिनको लेकर आपके मन में शंका होगी। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है जो शायद इस बातचीत में रह गया हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। हम आगे की चर्चाओं में उन सवालों के जवाब भी पंकज जी से लेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।